हेलो बच्चों, मैं हूं अनीता। नीतू बिंदर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 2 बचपन पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात में हुआ था, जो हिस्सा अब पाकिस्तान में है। इनका निधन 25 जनवरी 2019 नई दिल्ली में हुआ था। कृष्णा सोबती जी सम्मानित हिंदी साहित्य की मशहूर लेखिका थी। आइए बच्चों, अब हम कृष्णा सोबती जी का बचपन, उन्हीं के द्वारा लिखा गया पाठ बचपन से समझते हैं। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बच्चों, लेखिका इस पाठ के जरिए अपने बचपन की बातें बताना चाहती हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। बच्चों, वे उम्र में इतनी बड़ी हैं कि तुम उनको दादी या नानी भी बोल सकते हो, या बड़ी बुआ मौसी भी, लेकिन परिवार में सब उनको दीदी ही कहकर बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना सयाना समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी 100 वर्ष की अवधि। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। बच्चों, वे उम्र में अपने आप को बड़ा समझ रही हैं, मतलब समझदार, क्योंकि वे पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी यानी 100 वर्ष की अवधि। उनके पहनावे में अब बहुत बदलाव आ गए हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, परंतु अब उनका मन हल्के रंग के कपड़े पहनने का करता है। मैंने पिछले दशकों बच्चों, 10 वर्षों का समूह, यानी कि एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बच्चों, लेखिका पहले फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने का मन करता है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर। बच्चों, यहाँ पर लेखिका अलग अलग तरह के फ्रॉक के बारे में बताती हैं, जो वे पहले पहनती थी और अब तक उन्हें याद हैं। जैसे नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और गोल कफ वाला फ्रॉक, बारीक चुन्नटों वाला घेरदार गुलाबी फ्रॉक और गुलाबी रंग की झालर वाला फ्रॉक। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बच्चों, यहाँ पर वे अपने जमाने के फ्रॉक का चलन बताती हैं कि फ्रॉक की ऊपरी जेब में रुमाल रख के रंग बिरंगे रिबन बालों में लगाते थे, मतलब रिबन का चलन था। लेमन कलर यानी नींबू कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक यानी कि ढीली ढाली ड्रेस। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी कि प्याजिया कलर की, जैसा प्याज होता है। दूसरी ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। बच्चों, यहाँ पर लेखिका के पास 2 ढीली ढाली ड्रेस थी और उनके इन्होंने रंग भी ये बताए हैं कि चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी यानी कि प्याजिया कलर की, दूसरी ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी थी।
मुझे अपने मोजे मोजे यानी जुराबें और स्टॉकिंग स्टॉकिंग यानी कि लंबी जुराबें भी याद हैं। बच्चों, लेखिका के अपने मोजे और स्टॉकिंग यानी कि जुराबें और लंबी जुराबें अब भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। बच्चों, यहाँ पर लेखिका अपने मोजे खुद धोती थी। वे किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। बच्चों, इतवार यानी कि रविवार की सुबह ही वे इसी काम में लग जाते थे, यानी कि अपने मोजे स्टॉकिंग वगैरह धोने के लिए, और उसके बाद वे अपने जूते पॉलिश करते थे। जूते पॉलिश करने के बाद वे ब्रश या कपड़े से रगड़ते थे। जो ही वे ब्रश या कपड़े से रगड़ते थे तो जूतों की चमक और भी बढ़ जाती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बच्चों, लेखिका को आज भी मतलब जब उन्होंने ये पाठ लिखा था तब तक भी जूते पॉलिश करना अच्छा लगता था। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने अपने जमाने के और आज के जमाने के जूतों के बारे में बताया है। आजकल के जूते आरामदायक हैं और उस जमाने के जूतों से पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। बच्चों, लेखिका कहती हैं कि कभी कभी लंबी सैर पर जाना होता था तो रुई साथ रखते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि जूते उनके पैर पर छाले करेंगे तो मोजे के अंदर रुई डाल लेंगे, आराम से चल पाएंगे। हमारा यानी लेखिका का और तुम्हारा यानी जो बच्चे अब हैं, बचपन में बहुत फर्क आया है। हर शनिचर यानी शनिवार को हम ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कस्टर्ड ऑयल यानी के अरंडी का तेल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। बच्चों, हर शनिवार को ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कस्टर्ड ऑयल, अरंडी का तेल पीना पड़ता था लेखिका को। लेखिका को यह काम मुश्किल लगता था। शनिवार वाली सुबह ही उनकी नाक में तेल की गंध आनी शुरू हो जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। बच्चों, कांच के गिलास में तेल के जो निशान पड़े रहते थे, उन निशानों को देखकर ही उबेक आनी शुरू हो जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कहती है कि अगर वह दवा यानी वो तेल, दोनों वो जो तेल थे नहीं भी पीते तो कोई नुकसान नहीं था, मतलब स्वास्थ्य अच्छा ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। बच्चों, यहाँ पर बताना चाह रही हैं लेखिका कि तुम्हारे बचपन और हमारे बचपन में कितना फर्क आ चुका है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। बच्चों, उन दिनों ग्रामोफोन तो थे कुछ घरों में, पर रेडियो और टीवी नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। बच्चों, लेखिका बता रही है कि
कुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी और समोसा पैटीज में बदल गए हैं। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत अब कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड यानी नींबू पानी, विमटो यानी कि फ्रूट जूस मिलते थे। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उन दिनों कोक, पेप्सी नहीं, लेमनेड यानी नींबू पानी और फ्रूट जूस मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। बच्चों, वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट दो अलग अलग रेस्टोरेंट हैं और वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। लेखिका और लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की लगती थी। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। बच्चों, लेखिका का घर मॉल के आसपास ही था। एक चढ़ाई चढ़ते ही गिरजा मैदान पहुंच जाते, फिर एक उतराई मतलब थोड़ा नीचे उतरना और मॉल पर पहुंच जाते थे। वहां कन्फेक्शनरी काउंटर पर हर प्रकार की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। बच्चों, लेखिका और उसके भाई बहनों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट मिलती थी। चॉकलेट खरीदते ही वे तुरंत नहीं खाती थी, उनको किसी जगह पर संभाल कर रख देती और रात का खाना खाने के बाद बिस्तर पर मजे लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। बच्चों, शिमला के एक फल का नाम है काफल, यानी कि वे खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी होते थे। रस भरी कुछ ऑरेंज कलर की होती है, ये भी एक फल है। कसमल लाल रंग की होती है। इनके बारे में जब लेखिका सोचती है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट शाहबलूत फल का नाम है, ये आग में भुनकर छिलके उतारकर खाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि लेखिका गुजरात में पैदा हुई थी, जो वो हिस्सा अब पाकिस्तान में है, पर उनका बचपन शिमला में बीता, तभी वहाँ की बातें हो रही हैं, वहाँ के फल, वहाँ की चढ़ाई उतराई आदि। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का, यानी कि निरा हाथ मतलब पूरी तरह से हाथ से बनी हुई का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। बच्चों, तिरछी लपेटते हुए का मतलब है जैसे मेहंदी की कीप बनती है और वो ऊपर से खुली हो, कुछ इस तरह से बनती थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते मतलब छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान यानी कि वहां की जगह का नाम घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। बच्चों, यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि चना पापड़ी मुंह में डालकर और जो वहां पर घूमने का जो मजा होता था वह कुछ
और ही था, मतलब मजा देने वाला था। छुटपन, छुटपन मतलब बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। बच्चों, शिमला जब कोई जाता है, यानी कि शिमला रिज जगह का नाम है जो घूमने की जगह है। वहां पर घोड़ों की सवारी की जाती है और वहां पर जो सैलानी होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो भी वहां पर घोड़ों की सवारी जरूर करते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर मतलब थोड़े कमजोर, उन पर हंसते थे। नैनीहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। नैनीहाल मतलब नाना नानी के घर जब जाते थे, वहां के घोड़े बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत होते थे। और शिमला के घोड़े मतलब थोड़े कमजोर होते थे। तो मतलब लेखिका को उन घोड़ों पर हंसी आती थी। उनकी बात फिर कभी। बच्चों, यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जो नाना नानी के वहां पर जो घोड़े हैं, उन घोड़ों की बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, पहाड़ का नाम है जाखू। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। बच्चों, जो शाम के टाइम पर चर्च की घंटियां बजती थी और जो संगीत होता था, उस संगीत से ऐसे लगता था कि प्रभु यीशु हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां, बत्तियां यानी लाइटें टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट यानी के पर्यटक स्थल जहां पर चर्च बना हुआ है। बच्चों, आकाश में सूर्य छिपने लगा है। छिपते हुए सूर्य की गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैलने लगी हैं। यानी सूर्यास्त के बाद पहाड़ की चमक चली गई है। वे कुछ गहरे यानी काले काले दिखने लगे हैं। जब अंधेरा हो गया तो लाइटें जलने लगी। रिज यानी चर्च के आसपास की जगह और मॉल की दुकानों की चमक भी बढ़ने लगी। जो लव स्कैंडल पॉइंट यानी के पर्यटक स्थल, पर्यटक उस नजारे को देख रहे हैं। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। बच्चों, स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी। वहां एक शोरूम था जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पटरियां बनाई गई। वहां पर पटरियों पर छोटे छोटे डिब्बों वाली एक ट्रेन जो स्टेशन पर शेड लगी होती है, वो लाल टिन की थी। एक खंबा बनाया गया जिससे सिग्नल का पता चल जाए। थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनाई गई थी। सुरंगें हमेशा अंडरग्राउंड होती हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज हो लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। बच्चों,
पिछली सदी यानी शताब्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही यानी शिमला कालका ट्रेन, जिसके मॉडल की अभी बात हो रही है। बच्चों, लेखिका जब कभी दिल्ली आती थी तो उनको हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। सभी बच्चे हवाई जहाज को देखने के लिए बाहर दौड़ते और कहते कि देखो, एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और थोड़ी ही देर में वह गायब यानी तेज रफ्तार के साथ वह और आगे बढ़ जाता था तो दिखना बंद हो जाता था। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ में एक और दुकान थी जो लेखिका कभी नहीं भूलती, क्योंकि उस दुकान से उनका पहला चश्मा बना था। वहां पर आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। बच्चों, लेखिका को शुरू में चश्मा लगाना थोड़ा अटपटा लगता था। सभी उनके चेहरे की ओर देखते, उनसे पूछते कि क्या आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक यानी कि चश्मा लग गया, दूध पिया करो। यहाँ पर लेखिका जो डॉक्टर ने बात कही थी कि कुछ दिन पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यही बात दोहरा देती। बच्चों, इस उम्र यानी छोटी उम्र में ही चश्मा चढ़ गया था। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका कहती है कि डॉक्टर ने पूरा भरोसा दिया था कि आपका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं उतरा। यहाँ पर चश्मा न उतरने का कारण भी लेखिका ने अपने आप को बताया है कि दिन में न पढ़ने की बजाय रात को लैंप के सामने बैठकर काम करना यानी पढ़ाई करना, तो चश्मा मेरे ही चढ़ेगा ना। बच्चों, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनके चचेरे भाई ने उनको छेड़ा यानी उनका मजाक बनाया कि देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। बच्चों, यहाँ लेखिका के चचेरे भाई उनको चिढ़ाते हुए यह शेर कहते हैं, आंख पर चश्मा तो ऐसे लगा लिया कि बहुत दूर की सोच लेंगे या दूर तक दिखाई देगा, लेकिन तुझे यह मालूम नहीं कि तुम्हारी सूरत लंगूर जैसी दिख रही है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। बच्चों, लेखिका को यह सब सुनकर थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, पर शेर बुरा न लगा। शेर यानी कुछ दोहा टाइप, जो ऊपर लिखा गया है कि सूरत बनी लंगूर की, इसको शेर बोलते हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने यानी कि शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। बच्चों, जब लेखिका के चचेरे भाई चाय पीकर चले गए तो लेखिका शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती रही। चश्मा उतारे और फिर लगाए, कई बार ऐसे ही किया उन्होंने। फिर वही शेर दोहराने लगी, सूरत बनी लंगूर की,
नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब शीशे के सामने लेखिका की सूरत कभी उनको लंगूर जैसी दिख रही थी और कभी लंगूर जैसी नहीं दिख रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। बच्चों, लेखिका ने फिर अपने छोटे भाई का टोपा उठाया और सिर पर पहन लिया। आंखों पर चश्मा, सिर पर टोपा, वह लेखिका को कुछ मजाकिया सा लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। बच्चों, ये सब बात तो बचपन की थी, पर अब यानी इस उम्र में तो चश्मा उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अगर वे उतारती हैं तो चेहरा कुछ खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। बच्चों, लेखिका को अब अपने बचपन का टोपा और काली फ्रेम का चश्मा, वह लंगूर की सूरत सब याद आ गया। इन दिनों यानी जब वे ये लिख रही थी, तब भी उनको सिर पर शिमला की टोपियां लगाना पसंद था। उनके पास कई रंग की टोपियां थी। वे दुपट्टे नहीं ओढ़ती थी। दुपट्टों की जगह हिमाचली टोपियां पहनना पसंद करती थी, जो बहुत ही प्यारी और सुहावनी होती थी। बच्चों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जहां कृष्णा सोबती जी का बचपन बीता। प्यारे बच्चों, ये था पाठ बचपन, जो कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया था। इस पाठ के जरिए उन्होंने अपने बचपन की सारी बातें हमें बताई। हमें भी पाठ पढ़कर अच्छा लगा। पाठ को पढ़ने के बाद ये समझ आया कि उनका शिमला और दिल्ली से खास लगाव था। अच्छे धनी परिवार में पली बढ़ी थी। घर में नौकर नौकरानी होने के बाद भी उनमें घमंड नहीं था। अपने क्षेत्र की सारी जानकारी थी, कहाँ क्या मिलता है। इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, गुनगुनाते रहो और देखते रहो नीतू बिंदर चैनल को।